वेलकम टू जीके विथ करेंट अफेयर्स। आज के सिलेबस का यह दूसरा भाग है। यदि आप रेगुलर हमारे चैनल के वीडियो देखते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में जनरल कंपटीशन की तैयारी जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की तैयारी सबसे बेहतरीन हो जाएगा। एक बात और, जैसे मैं इस वीडियो में लिखा हूँ वैसे ही आप हूबहू अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। आज का पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के विकास का। भारतीय संविधान के विकास किस क्रम में हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, देखते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए जो संविधान निर्माण की सीढ़ी बनते गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो संविधान निर्माण की सीढ़ी बनते चला गया। अब देखते हैं वो कौन कौन सा एक्ट पारित किया। तो पहला जो एक्ट था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब बंगाल का गवर्नर पद से गवर्नर जनरल बनाया गया तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक इस एक्ट के एक साल बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया जिसका अधिकार क्षेत्र मद्रास, मुंबई और कलकत्ता था। इस उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा एम्पे। इस एक्ट का विशेषता और था कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट है 1781 सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। पहले क्या था कि कलकत्ता की सरकार सिर्फ बंगाल के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन 1781 सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ तो इसमें बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अगला एक्ट है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कंपटीशन में कि दोहरे प्रशासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई, तो ये की गई 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। वो दोहरा शासन क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। अगला अधिनियम है 1793 अधिनियम, 1813 अधिनियम। ये अगले वीडियो में देखेंगे। इसके आगे और बहुत सारे अधिनियम है जिसमें बहुत सारे कंपटीशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे हूबहू पूछ लिए जाते हैं, वो अगले वीडियो में मिल जाएगा। अब देखते हैं भौतिकी में कुछ टॉपिक है जैसे मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा। कौन कौन है, ये है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। अब ये किसका मात्रक है, तो ये भौतिक राशि लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, सेकंड का समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है और पदार्थ का परिमाण इसका मोल है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ये मूल मात्रक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट है संपूरक मूल मात्रक। संपूरक मूल मात्रकों की संख्या 2 होता है, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन समतल कोण का मात्रक है और रेडियन समतल कोण का मात्रक है और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। अब अगला पॉइंट है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो वैसी मूल मात्रक जिससे मिलकर बना होता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, कार्य और ऊर्जा, और बहुत सारा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहा जाता है,
व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक है जो मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। जैसे वेग, वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मूल मात्रक है और सेकेंड भी मूल मात्रक है, ये दोनों मूल मात्रकों से मिलकर मीटर पर सेकेंड बना हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है केमिस्ट्री से। रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। जबकि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसे जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अब देखिए, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हुआ, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। ये सबसे पहले किसने कहा था? तो वैज्ञानिकों के रिसर्च करने से पहले एक महर्षि थे, ऋषि मुनि, कनाद ऋषि। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक विसरण वाला पदार्थ, सबसे अधिक विसरण वाला या फैलने वाला पदार्थ है वो है गैस। इसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस मीन्स इसे दबाकर इसका वॉल्यूम कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, किसी भी पदार्थ की अवस्था बदला जा सकता है उसके ताप और दाब में परिवर्तन करके, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो या कोई भी अवस्था हो। किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है ताप और दाब में परिवर्तन करके। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन वह रूप होता है जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। अभी ठोस, द्रव, गैस, यहाँ पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाने वाले पदार्थ को ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। जैसे आयोडीन, ये ठोस के रूप में होता है, ये सीधे गैस के रूप में बदल जाता है। कर्पूर हो गया, नैप्थेलिन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसे जलाने पर सीधे ठोस से गैस के रूप में बदल जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होता है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही अन्य सरल विधि द्वारा बनाया जा सकता है, इसी को तत्व कहा जाता है। ये जो ऊपर वाला 2 पॉइंट है, तत्व और पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, दो द्रवों के क्वथनांकों में अगर अंतर अधिक होता है तो उसे आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन में होता है कि आसवन विधि, निम्नलिखित में से आसवन विधि किसे कहा जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या अंतर दिखाया जाता है? तो दो द्रवों को यदि क्वथनांकों में अंतर अधिक होगा तो उसे आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता या कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी या वर्ण लेखन, ये किसे कहते हैं? तो क्रोमैटोग्राफी अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होने के आधार पर क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। या दो से अधिक पदार्थ मिश्रित रहते हैं तो उनमें से एक पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है या वर्ण लेखन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब किसी एक पदार्थ की अवशोषण क्षमता अधिक हो या दोनों की अलग अलग हो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बायोलॉजी से। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? इसे लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने 2 भागों में बांट दिया पूरे जगत को, पादप जगत और जंतु जगत। इसे द्विनाम जगत प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे पूछ लेता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को, या वर्गीकरण का पिता लिनियस को। लिनियस ने 2 भागों में बांट दिया था पूरे जगत को, पादप जगत और जंतु जगत। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, व्हिटकर। व्हिटकर ने पूरे जगत को, पूरे संसार को 5 जगत प्रणाली में बांट दिया, 5 जगत में बांट दिया। इसे 5 जगत प्रणाली का जनक कहा जाता है व्हिटकर को।
ये 5 जगत कौन कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ये 5 जगत है। इसके बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में डिटेल्स मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे याद करने का इसका तरीका है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का या फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोनोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में लकड़ी वाले पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसका एक ट्रिक है, इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एपीकल्चर में तो मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में पहले से है बाद में री है, तो आप पहले री को लाइए और बाद में से को लाइए, तो रेशम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे से री, तो आप र को पहले लाइए रे और स को बाद में लाइए सम, रेशम। तो रेशम कीट का पालन किया जाता है इसमें। अगला है पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर मतलब पीस मतलब टुकड़ा टुकड़ा, तो टुकड़ा टुकड़ा मछलियों का किया जाता है, पूरे मछली प्रजाति का किया जाता है, मतलब मत्स्य पालन हो जाएगा। अगला है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी मीन्स डेंड्रफ, जैसे हमारे बालों में डेंड्रफ हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, पूरा बाल खराब हो जाता है, मतलब झाड़ियों की तरह, झाड़ी की तरह हो जाता है, तो इसे याद रख सकते हैं। डेंड्रोलॉजी मीन्स झाड़ियों का अध्ययन। माइकोलॉजी, ये कौका का अध्ययन किया जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है, इसका कोई ट्रिक नहीं मेरे पास है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यदि पक्षी ना हो हमारे लाइफ में तो अनर्थ हो जाएगा, पक्षी के बिना सारे फसल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि और सारे कीट उसको खा जाएंगे। तो पक्षी रहेंगे तो कीटों को नष्ट कर देते, खा जाते हैं, तो पक्षी नहीं रहेगी तो अनर्थ हो जाएगा, मीन्स अनर्थोलॉजी। कीटों का अध्ययन, तो एंट एक प्रकार का कीट है, मतलब चींटी जो होता है वो कीट होता है, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला ट्रिक क्या है। ऑफियोलॉजी मीन्स सांपों का अध्ययन। सौरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन, यदि खाना में छिपकली पड़ जाता है तो गलती से वो विषाक्त हो जाता है, मतलब सॉरी यहाँ सौरो मीन्स SORRY, सौरो शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है। तो सौरो से क्या होता है, गलती से छिपकली पड़ जाता है तो भोजन खराब हो जाता है, मतलब सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वी कल्चर में लकड़ी वाले पेड़ों का अध्ययन। सिल्वी कल्चर में यहाँ सिली दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सिली, पेड़ के सिली, गाछ के सिली, तो सिल्वी कल्चर में लकड़ी वाले, मतलब जो लकड़ी ऐसे बना होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कंप्यूटर की भाषा हो गया। कंप्यूटर की भाषा कितने प्रकार से होता है, मशीनी कूट भाषा होता है, असेंबली भाषा होता है, उच्च स्तरीय भाषा होता है। अब मशीनी कूट भाषा में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन सीधे हूबहू पूछ लिया जाता है रेलवे में कि 0 और 1 किस भाषा में प्रयोग किया जाता है, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, मशीनी कूट भाषा, ऐसे विकल्प में मिल जाता है। तो मशीनी कूट भाषा में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। अब असेंबली भाषा में क्या होता है, जोड़ के लिए एडिशन का प्रयोग किया जाता है और घटाव के लिए सब्ट्रैक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण हो जाएगा फोर्टॉन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, लोगो। अब फोर्टॉन ये गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कोबोल ये कॉमन बिजनेस के लिए किया जाता है, किसी भी बिजनेस के लिए कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा C से कॉमन
ओ से सी ओ से कॉमन और बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड और एल से लैंग्वेज। अब बेसिक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बी से हो जाएगा बिगनर्स, ए से हो जाएगा ऑल, पी से हो जाएगा, पी से इसमें नहीं है, पर्पस, एस से हो जाएगा सिंबॉलिक, आई से हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, सी से हो जाएगा कोड। एल्गोल का देखते हैं। एल से हो जाएगा एल से हो जाएगा एल्गोरिथमिक और एल से हो जाएगा लैंग्वेज, मतलब बीजगणितीय गणना के लिए एल्गोल का प्रयोग किया जाता है। और लोगों का प्रयोग बच्चों के ग्राफिक या पेंटिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आज का सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली क्लास करने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।